हेलो फ्रेंड्स, बुक टेलर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दी पॉकेट गाइड टू क्रिटिकल थिंकिंग बाय रिचर्ड बुक के बारे में। कोई भी बातचीत या बहस तब सही मायने में समझी जा सकती है जब हम ये जाने कि सामने वाला क्या कह रहा है और उसकी बात को सही तरीके से जांचने का तरीका क्या है। इसके लिए यह समझना जरूरी है कि कौन से स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जो सच या झूठ हो सकते हैं और कौन से ऐसे हैं जो सिर्फ एक राय या भावनात्मक अभिव्यक्ति भरे। मान लो कोई कहता है आज बहुत ठंड है, ये एक ओपिनियन हो सकता है क्योंकि किसी के लिए ठंड हो सकती है और किसी के लिए नहीं। लेकिन अगर कोई कहे आज का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है तो इसे जांचा जा सकता है और सही या गलत ठहराया जा सकता है। यही एक क्लेम होता है, ऐसा स्टेटमेंट जिसे सच या झूठ साबित किया जा सके। कई बार कुछ बातें ऐसी कही जाती हैं जो सीधे सीधे क्लेम की तरह नहीं लगती, लेकिन उनमें एक हिडन क्लेम छुपा होता है। मान लो कोई कहता है तुम्हें हमेशा लेट ही आना होता है। ये स्टेटमेंट ऐसा लग सकता है जैसे ये बस शिकायत है, लेकिन ये अपने आप में एक छिपा हुआ दावा कर रहा है कि व्यक्ति अक्सर लेट आता है। इसे जांचने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या व्यक्ति सच में हमेशा लेट आता है या यह बस एग्जैजरेशन है। इसी तरह एडवर्टाइजमेंट्स में बहुत सारे छुपे हुए क्लेम्स होते हैं। मान लो किसी टूथपेस्ट का एड कहता है डॉक्टर भी इसे रेकमेंड करते हैं। सुनने में ये इंप्रेसिव लगता है, लेकिन ये साफ नहीं बताता कि कितने डॉक्टरों ने इसे रेकमेंड किया है। क्या 100 में से 2 ने किया या 100 में से 99 ने। यहाँ पर क्लेम तो दिया गया है, लेकिन उसकी क्लैरिटी नहीं है। बहुत बार लोग अपनी बात को सच के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जबकि वे सिर्फ अपनी राय दे रहे होते हैं। जैसे कोई कहे ये शहर रहने के लिए सबसे अच्छा है। ये एक सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है जिसका सच या झूठ साबित करना मुश्किल है, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा का मतलब अलग हो सकता है। लेकिन अगर कोई कहे इस शहर में क्राइम रेट सबसे कम है, तो इसे आंकड़ों के जरिए वेरीफाई किया जा सकता है। अगर हम किसी भी बातचीत में क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं, तो हमें ध्यान देना चाहिए कि कौन सी बातें सच या झूठ हो सकती है और कौन सी बस राय या व्यक्तिगत भावना का हिस्सा है। इसी तरह कंसील्ड क्लेम्स को पहचानना और एनालाइज करना भी जरूरी है, ताकि कोई गलतफहमी ना बने। जब भी कोई स्टेटमेंट सुने तो ये सोचे कि क्या इसे एविडेंस के जरिए प्रूव किया जा सकता है या यह सिर्फ एक परसेप्शन पर है। ये स्किल ना केवल आर्ग्यूमेंट्स में स्ट्रैंग बनाती है, बल्कि हमें डेली लाइफ में भी सही जानकारी तक पहुंचने में मदद करती है। कोई भी बातचीत तभी मीनिंगफुल होती है जब उसमें क्लैरिटी हो। अगर कम्युनिकेशन क्लियर ना हो तो गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी स्टेटमेंट किस तरह का है। क्या वह सच या झूठ हो सकता है या वह सिर्फ किसी की ओपिनियन है। यही वजह है कि क्लेम्स को समझना और अलग अलग तरह के स्टेटमेंट्स की पहचान करना एक इंपॉर्टेंट स्किल है। जब कोई व्यक्ति कुछ कहता है तो उसकी बात दो तरह की हो सकती है। पहली ऐसी जो सही या गलत साबित की जा सकती है, जिसे हम क्लेम कह सकते हैं। दूसरी जो सिर्फ एक भावना, राय या व्यक्तिगत अनुभव का हिस्सा होती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता है पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, यह क्लेम है क्योंकि इसे साइंटिफिकली प्रूव किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई कहे गर्मियों में ठंडा पानी पीने से सुकून मिलता है, तो यह एक ओपिनियन है, क्योंकि हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है। क्लेम को पहचानने के लिए यह देखना जरूरी है कि क्या उसे एविडेंस के जरिए प्रूव किया जा सकता है। मान लो कोई कहता है यह दुनिया की सबसे अच्छी कार है, तो यह सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है, क्योंकि सबसे अच्छी का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग हो सकता है। लेकिन अगर कोई कहे यह कार 20 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है, तो इसे चेक किया जा सकता है कि सच में ऐसा है या नहीं। क्लेम हमेशा साफ साफ नहीं होते, कई बार वे हिडन या कंसील्ड होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कई स्टेटमेंट्स में बिना सीधे कहे कोई दावा छुपा होता है। जैसे अगर कोई एडवर्टाइजमेंट में कहे यह टूथपेस्ट डॉक्टरों द्वारा रेकमेंड किया गया है, तो यह एक कंसील्ड क्लेम है, क्योंकि यह स्पष्ट नहीं करता
कि कितने डॉक्टरों ने इसे रेकमेंड किया है। हो सकता है कि केवल 5% डॉक्टर इसे रेकमेंड करते हो, लेकिन एड्स सुनकर लगे कि 100% डॉक्टर इसका समर्थन कर रहे हैं। इसी तरह अगर कोई कहता है अक्सर समझदार लोग ये फ़ोन खरीदते हैं, तो यहाँ एक छुपा हुआ क्लेम है कि जो लोग ये फ़ोन नहीं खरीदते वे शायद समझदार नहीं हैं। कंसील्ड क्लेम्स का सबसे ज़्यादा यूज़ एडवर्टाइजमेंट्स, पॉलिटिक्स और परसुएसिव कम्युनिकेशन में होता है। अक्सर लोग अपनी बातों को इस तरह रखते हैं कि वो सीधे तौर पर दावा ना लगे, लेकिन सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर सकें। मान लो कोई नेता कहता है हमारी सरकार बनने के बाद अपराध में भारी गिरावट आई है। ये सुनने में इंप्रेसिव लगता है, लेकिन अगर यह ना बताया जाए कि गिरावट कितने प्रतिशत हुई और किन आंकड़ों के आधार पर यह कहा जा रहा है, तो ये एक वे क्लेम हो सकता है। स्टेटमेंट्स को समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जब भी कोई क्लेम सुने तो खुद से कुछ सवाल पूछें। एंड क्या इसे प्रूव करने के लिए कोई एविडेंस है? दूसरा, क्या यह यूनिवर्सली ट्रू है या सिर्फ कुछ लोगों के लिए? तीसरा, कहीं इसमें कोई हिडन असम्पशन तो नहीं है? चौथा, क्या यह स्टेटमेंट वेग है या स्पेसिफिक? क्लेम को एनालाइज करना एक पावरफुल स्किल है जो डेली लाइफ में बहुत काम आती है। इससे ना सिर्फ सही जानकारी हासिल करने में मदद मिलती है, बल्कि इससे आर्गुमेंट्स को लॉजिकली समझने और अपने फैसलों को बेहतर बनाने में भी मदद मिलती है। चाहे न्यूज़ हो, एडवर्टाइजमेंट्स हो, सोशल मीडिया पोस्ट्स हो या किसी से डिबेट हो, ये स्किल हर जगह यूज़फुल है। जब आप क्लेम्स को पहचानना सीख लेते हैं, तो आप गलत फहमियों से बच सकते हैं और किसी भी बातचीत को लॉजिकली एनालाइज कर सकते हैं। किसी भी बातचीत में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर शब्दों का सही अर्थ स्पष्ट ना हो, तो कन्फ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है। जब हम किसी विषय पर चर्चा करते हैं, तो उसमें इस्तेमाल किए गए टर्म्स का सही और प्रिसाइज डेफिनेशन देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर लोग अलग अलग तरीकों से एक ही शब्द का मतलब समझते हैं, तो कॉन्वर्सेशन गलत दिशा में जा सकती है। मान लो दो लोग सफलता पर चर्चा कर रहे हैं। अगर एक व्यक्ति के लिए सक्सेस का मतलब बहुत सारा पैसा कमाना है और दूसरे व्यक्ति के लिए सक्सेस का मतलब एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जीना है, तो दोनों की बातचीत बिना किसी कंक्लूशन के खत्म हो सकती है। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने पहले ही सक्सेस शब्द को डिफाइन नहीं किया। अगर वे पहले ही क्लियर कर लेते कि उनकी सक्सेस की परिभाषा क्या है, तो बातचीत अधिक मीनिंगफुल होती। ऐसी ही समस्या कई डिबेट्स और आर्गुमेंट्स में देखने को मिलती है। कई बार लोग किसी टॉपिक पर बात कर रहे होते हैं, लेकिन वे जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका मतलब अलग अलग निकाल रहे होते हैं। उदाहरण के लिए, फ्रीडम शब्द को ले एक व्यक्ति के लिए फ्रीडम का मतलब यह हो सकता है कि वह जो चाहे कर सकता है, जबकि दूसरे के लिए फ्रीडम का मतलब यह हो सकता है कि उसे सरकार से सुरक्षा मिले। अगर ये अंतर स्पष्ट नहीं होता, तो चर्चा आगे नहीं बढ़ सकती। शर्तों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने से सिर्फ डिबेट्स ही नहीं, बल्कि डेली लाइफ में भी कई मिसअंडरस्टैंडिंग को रोका जा सकता है। सोचो कि अगर एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को हार्ड वर्क करने के लिए कहता है, लेकिन हार्ड वर्क का मतलब क्लियर नहीं करता, तो हर स्टूडेंट इसे अलग अलग तरीके से समझेगा। कोई सोचेगा कि ज़्यादा टाइम तक पढ़ाई करना हार्ड वर्क है, कोई सोचेगा कि स्मार्ट तरीके से पढ़ना हार्ड वर्क है, तो कोई सोचेगा कि बिना ब्रेक्स लिए पढ़ाई करना हार्ड वर्क है। अगर टीचर पहले ही हार्ड वर्क को डिफाइन कर दे कि वह किस तरह की मेहनत की बात कर रहा है, तो स्टूडेंट्स को सही डायरेक्शन मिलेंगे। ये प्रॉब्लम सिर्फ बातचीत में ही नहीं, बल्कि एडवर्टाइजमेंट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स और पॉलिसीज में भी देखी जाती है। कई बार कंपनीज अपने एड्स में ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करती है जो सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन उनका सही मतलब अनक्लियर होता है। जैसे अगर कोई स्किन केयर ब्रांडी कहे कि हमारी क्रीम साइंटिफिकली टेस्टेड है, तो ये वेग स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें यह नहीं बताया गया कि किस साइंस के आधार पर टेस्ट किया गया, कितने लोगों पर टेस्ट किया गया और उसका रिजल्ट क्या था। अगर ये क्लियरली डिफाइंड हो कि यह क्रीम
1000 लोगों पर टेस्ट की गई और 80% लोगों ने इम्प्रूवमेंट देखा, तो ये ज़्यादा क्लियर स्टेटमेंट होगा। लीगल डॉक्यूमेंट्स में भी शब्दों का सही डेफिनेशन बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कोई टर्म वेग रहती है, तो बाद में उस पर डिस्प्यूट हो सकता है। मान लो एक कंपनी अपने एम्प्लॉय से कहती है कि उसे रीजनेबल वर्किंग आवर्स में काम करना होगा। अब रीजनेबल का क्या मतलब है? क्या ये 8 घंटे हैं, 10 घंटे हैं, या फिर वीकेंड में भी काम करना पड़ेगा? अगर ये क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया, तो इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। पॉलिसीज में भी वेग टर्म्स का इस्तेमाल अक्सर किया जाता है, जिससे अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं। जैसे अगर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी कहे कि स्टूडेंट्स को फेयर ऑन अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी, तो ये बहुत ही सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है। फेयर का क्या मतलब है? क्या यह वित्तीय सहायता देगा? क्या यह सबको समान रिसोर्सेज देगा? अगर इसे डिफाइन नहीं किया गया, तो इसका अलग अलग मतलब निकाला जा सकता है। क्लियर डेफिनेशंस कम्युनिकेशन को ज़्यादा इफेक्टिव और मीनिंगफुल बनाती है। अगर कोई भी टर्म एम्बिगियस हो, तो उससे आर्ग्यूमेंट्स ऑन कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो सकते हैं। इसलिए जब भी कोई बातचीत या डिस्कशन हो, तो सबसे पहले यह क्लियर करना ज़रूरी है कि उसमें इस्तेमाल होने वाले की टर्म्स का मतलब क्या है। इससे ना सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होंगी, बल्कि डिस्कशंस ज़्यादा प्रोडक्टिव और लॉजिकल होंगी। जब भी हम किसी से डिबेट करते हैं या कोई आर्गुमेंट सुनते हैं, तो यह ज़रूरी है कि हम लॉजिकल फैलेसीज को पहचान सकें। लॉजिकल फैलेसीज वे गलतियां होती हैं जो रीजनिंग को कमज़ोर कर देती हैं और आर्गुमेंट्स को लॉजिकली इनकरेक्ट बना देती है। यह ज़रूरी नहीं कि हर लॉजिकल फैलेसी जानबूझकर की जाती है। कई बार लोग बिना सोचे समझे ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे उनका तर्क कमज़ोर पड़ जाता है। अगर हम इन फल्कियस को पहचानना सीख लें, तो न सिर्फ हम दूसरों के आर्गुमेंट्स को अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे, बल्कि अपने तर्कों को भी मजबूत बना सकेंगे। एक बहुत कॉमन फैलेसी है एट, जिसमें किसी आर्गुमेंट को गलत साबित करने के लिए व्यक्ति पर ही हमला कर दिया जाता है, बजाय उसके तर्कों की आलोचना करने के। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहे, तुम्हारी बात को क्यों सुना जाए, तुम तो खुद कभी सक्सेसफुल नहीं रहे, ये एक एड होमिनम फैलेसी है, क्योंकि यह व्यक्ति के कैरेक्टर पर हमला करता है, ना कि उसकी कही गई बात पर। एक स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट वो होता है जो व्यक्ति को नहीं, बल्कि उसके तर्क को चुनौती देता है। एक और बहुत कॉमन फैलेसी है स्ट्रॉ मैन, जिसमें किसी के आर्ग्यूमेंट को जानबूझकर गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है ताकि उसे आसानी से खारिज किया जा सके। जैसे अगर कोई कहे, हमें क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए कदम उठाने चाहिए, और दूसरा व्यक्ति इसका जवाब दे, ओह, तो तुम ये कह रहे हो कि हमें सारी फैक्ट्रीज बंद कर देनी चाहिए और वापस गुफाओं में रहना चाहिए। यह स्ट्रॉमैन फैलेसी है, क्योंकि पहले व्यक्ति ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, लेकिन उसके आर्गुमेंट को एक्सट्रीम रूप देकर उसे कमजोर बना दिया गया। अपील टू अथॉरिटी भी एक आम फैलेसी है। इसमें किसी आर्गुमेंट को सिर्फ इसलिए सही मान लिया जाता है क्योंकि कोई फेमस व्यक्ति या अथॉरिटी उसे सपोर्ट कर रही है, बिना उसके लॉजिक को देखे। जैसे अगर कोई कहे, यह दवा बहुत इफेक्टिव है क्योंकि एक सेलिब्रिटी ने इसे इस्तेमाल किया है, तो ये एक लॉजिकल फैलेसी होगी। दवा की इफेक्टिवनेस उसके साइंटिफिक रिजल्ट्स से तय होनी चाहिए, ना कि किसी सेलिब्रिटी की राय से। कई बार लोग फॉल्स डिकोटोमी फैलेसी में फंस जाते हैं, जिसमें ऐसा दिखाया जाता है कि किसी मुद्दे के सिर्फ 2 ही पॉसिबल ऑप्शंस हैं, जबकि हकीकत में कई और भी विकल्प हो सकते हैं। जैसे अगर कोई कहे, तुम या तो मेरी बात मान लो या फिर तुम देशद्रोही हो, तो ये एक फॉल्स डिकोटोमी फैलेसी है, क्योंकि यह दिखाता है कि केवल 2 ही विकल्प है, जबकि और भी पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। एक और बहुत मिसलीडिंग फैलेसी है पोस्ट हॉक एर्गो प्रॉप्टर हॉक, जिसका मतलब है कि अगर एक घटना के बाद दूसरी घटना हुई, तो पहली घटना ही दूसरी का कारण है। उदाहरण के लिए, मैंने लाल टी शर्ट पहनी और उसी दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया, इसलिए लाल टी शर्ट पहनना अनलकी है। यह फैलेसी इसलिए गलत है क्योंकि कॉरिलेशन
दो चीज़ों का साथ में होना का मतलब कॉजेशन एक का दूसरे का कारण होना नहीं होता। कई बार लोग स्लिपरी स्लोप फलसी का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें यह कहा जाता है कि अगर हम किसी एक कदम को स्वीकार कर लेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली एक भयानक नतीजे की ओर ले जाएगा, जबकि इसका कोई ठोस आधार नहीं होता। जैसे अगर कोई कहे, अगर हमने फ्री हेल्थ केयर को सपोर्ट किया, तो धीरे धीरे सरकार सब कुछ कंट्रोल करने लगेंगी और फिर एक दिन हम डिक्टेटरशिप में रहेंगे। ये स्लिपरी स्लोप फैलेसी है, क्योंकि बीच में बहुत सारे लॉजिकल स्टेप्स मिस हैं। लॉजिकल फैलेसीज को पहचानना क्रिटिकल थिंकिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। जब भी हम किसी आर्ग्यूमेंट को सुने या खुद कोई तर्क रखें, तो हमें यह देखना चाहिए कि कहीं उसमें कोई लॉजिकल फैलेसी तो नहीं है। इससे न सिर्फ हम ज़्यादा तार्किक और समझदारी से बातचीत कर सकेंगे, बल्कि हम दूसरों के आर्ग्यूमेंट्स को भी अच्छे से इवैल्यूएट कर पाएंगे। एक अच्छा तर्क वो होता है जो स्ट्रांग एविडेंस और लॉजिकल रीजनिंग पर आधारित होना कि इमोशनल मैनिपुलेशन या गलत लॉजिक पर। आज की दुनिया में डेटा और नंबर्स हमारे चारों तरफ है। हम न्यूज़ में स्टेटिस्टिक्स देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स में पेरकेंतागेस दिखाई जाती है और सोशल मीडिया पर ग्राफ्स शेयर किए जाते हैं। लेकिन हर नंबर या ग्राफ जो हमें दिखाया जाता है वह सही नहीं होता, या उसका सही मतलब निकालना आसान नहीं होता। अगर हम नंबर्स और ग्राफ्स को सही से एनालाइज करना सीख ले, तो हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं और किसी भी जानकारी को सही तरीके से समझ सकते हैं। मान लो कि एक विज्ञापन कहता है, हमारी टूथपेस्ट का इस्तेमाल करने से 90% लोग संतुष्ट हैं। ये इम्प्रेसिव लगता है, लेकिन इसमें कई सवाल उठते हैं। क्या ये सर्वे सिर्फ 10 लोगों पर किया गया था या 10,000 लोगों पर? क्या वे लोग पहले से ही सेटिस्फाइड थे या यह इम्प्रूवमेंट के बाद का रिजल्ट है? ये समझना ज़रूरी है कि जब तक हमें पूरी जानकारी ना मिले, तब तक किसी भी स्टेटिस्टिक्स पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। ग्राफ्स का इस्तेमाल डेटा को विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है, लेकिन कई बार इन्हें इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि वे मिसलीडिंग बन जाते हैं। मान लो कि किसी न्यूज़ चैनल पर एक बार ग्राफ दिखाया जाता है जिसमें क्राइम रेट 2 सालों में 5% से 10% तक बढ़ा है। अगर इस ग्राफ की स्केल को मैनिपुलेट कर दिया जाए और वह एक्सेस को 5% से 10% के बीच दिखाया जाए, तो ये बहुत बड़ी बढ़ोतरी लगेंगी, जबकि असल में ये उतनी सिग्निफिकेंट नहीं हो सकती। इसी तरह अगर ग्राफ की स्केल को 0 से 100 के बीच दिखाया जाए, तो ये बहुत बड़ी बढ़ोतरी लगेंगी, जबकि असल में ये उतनी सिग्निफिकेंट नहीं हो सकती। 100% के बीच रखा जाए तो वही डेटा बहुत कम चेंज की तरह दिखाई देगा। एक और एग्जाम्पल लें, जहां कोई पॉलिटिकल पार्टी कहे कि उनकी पॉलिसीज के कारण पिछले साल बेरोजगारी 50% कम हो गई। अगर ये स्टेटिस्टिक डिटेल में देखें और पता चले कि बेरोजगार लोगों की संख्या 1,000 से घटाकर 500 रह गई, तो यह सच में 50% की गिरावट है। लेकिन क्या यह एक बड़े देश की इकोनॉमी के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन है? इसलिए प्रतिशत के पीछे वास्तविक संख्याओं को देखना बहुत जरूरी होता है। सहसंबंध और कारण मूल्य को समझना भी बहुत जरूरी है। मान लो कि एक अध्ययन में दिखाया जाए कि जो लोग ज्यादा कॉफी पीते हैं वे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कॉफी पीने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। हो सकता है कि जो लोग नेचुरली ज्यादा प्रोडक्टिव हैं वे ज्यादा कॉफी पीते हों। अगर हम बिना सोचे इस डेटा को मान लें, तो गलत डिसीजंस ले सकते हैं। एवरेजेस को भी सही तरीके से इंटरप्रेट करना चाहिए। मान लो कि एक शहर में 2 इलाकों में इनकम लेवल्स की स्टडी की जाती है। एक इलाके में 10 लोग हैं जिनकी एवरेज इनकम 50,000 रुपये है, और दूसरे इलाके में 10 लोग हैं जिनमें से 9 लोगों की इनकम 10,000 रुपये है और एक व्यक्ति की इनकम 5 लाख रुपये है। अगर पूरे इलाके की एवरेज इनकम निकाली जाए तो ये 55,000 रुपये आएगी, लेकिन यह सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि यह इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं दिखाती। मिसलीडिंग डेटा को पहचानने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पूछने चाहिए। एक, डेटा को कलेक्ट करने का तरीका क्या था? दूसरा, सैंपल साइज कितना बड़ा था?
तीसरी, ग्राफ की स्केलिंग और लेबलिंग ठीक से की गई है या नहीं। चौथा, क्या कॉरलेशन को कॉस्टियन की तरह दिखाया जा रहा है। पांचवा, क्या प्रतिशत के साथ एक्चुअल नंबर्स भी दिए गए हैं। नंबर्स और ग्राफ्स पावरफुल टूल्स है, लेकिन इन्हें सही से एनालाइज करना आना चाहिए। जो लोग डेटा को सही से इंटरप्रेट करना जानते हैं, वे ज्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं और गलत इंफॉर्मेशन से बच सकते हैं। चाहे न्यूज़ देख रहे हो, कोई रिपोर्ट पढ़ रहे हो या कोई एडवर्टाइजमेंट देख रहे हो, हमेशा डेटा को क्रिटिकली एनालाइज करें ताकि आप सही नतीजे तक पहुंच सकें। दुनिया में हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण कॉज होता है और उसका कोई ना कोई प्रभाव इफेक्ट जरूर होता है। जब हम किसी घटना या स्थिति को समझते हैं, तो यह जानना बहुत जरूरी होता है कि क्या सच में एक चीज दूसरी चीज का कारण बनी है या वे दोनों सिर्फ साथ साथ हुई हैं, लेकिन एक दूसरे से जुड़ी नहीं है। अगर हम कॉज और इफेक्ट को सही से समझ लें, तो हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं और गलत फहमियों से बच सकते हैं। बहुत बार लोग कॉरलेशन और कॉर्सेशन को आपस में मिला देते हैं। कॉरलेशन का मतलब होता है कि दो चीजें एक साथ हो रही हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि एक चीज दूसरी का कारण बनी है। मान लो कि एक स्टडी में यह दिखाया जाए कि जो लोग ज्यादा आइसक्रीम खाते हैं, उनके डूबने की घटनाएं भी ज्यादा होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आइसक्रीम खाने से लोग डूबने लगते हैं। असल कारण यह हो सकता है कि गर्मियों में आइसक्रीम की बिक्री भी बढ़ती है और लोग ज्यादा तैराकी करने भी जाते हैं, जिससे डूबने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। यहाँ आइसक्रीम और डूबने की घटनाओं में कॉरलेशन तो है, लेकिन कोई कॉजल रिलेशनशिप नहीं है। कॉज और इफेक्ट को सही से समझने के लिए वैज्ञानिक तरीके अपनाने होते हैं। सबसे पहले यह देखना जरूरी होता है कि क्या दोनों चीजों के बीच कोई लॉजिकल कनेक्शन है। अगर कोई कहे कि मैंने नया पेन खरीदा और उसी दिन बारिश हो गई, इसलिए मेरा पेन खरीदना बारिश का कारण है, तो यह एक गलत निष्कर्ष होगा, क्योंकि पेन खरीदने और बारिश के बीच कोई भी लॉजिकली मीनिंगफुल कनेक्शन नहीं है। कई बार लोग एनेक्डोटल एविडेंस, व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कॉस्टियन का दावा कर देते हैं, जो सही तरीका नहीं है। जैसे अगर कोई कहे कि मैंने यह नई दवा ली और 2 दिन में मेरा सिर दर्द ठीक हो गया, इसलिए यह दवा बहुत असरदार है, तो यह कॉस्टियन साबित नहीं करता। हो सकता है कि सिर दर्द वैसे ही ठीक होने वाला हो या किसी और कारण से हुआ हो। कॉजेशन को साबित करने के लिए कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स और बड़े पैमाने पर डेटा की जरूरत होती है। कॉज और इफेक्ट को समझने के लिए कंट्रोल ग्रुप्स का इस्तेमाल किया जाता है। मान लो कि कोई साइंटिस्ट ये जानना चाहता है कि एक नई फर्टिलाइजर सच में पौधों की ग्रोथ को बढ़ाती है या नहीं। इसके लिए वह 2 ग्रुप्स बनाएगा। एक ग्रुप को वह फर्टिलाइजर देगा और दूसरे को नहीं। अगर फर्टिलाइजर वाले ग्रुप में सच में ज्यादा ग्रोथ होती है और दोनों ग्रुप्स के बाकी सभी कंडीशंस समान हैं, तो हम कॉस्टियन को साबित कर सकते हैं। एक और तरीका टाइम ऑर्डर को देखना है। कोई चीज तभी किसी और चीज का कारण हो सकती है अगर वह पहले हुई हो। जैसे अगर कोई कहे कि मेरी नई नौकरी की वजह से मेरा वजन बढ़ गया, तो यह देखना जरूरी होगा कि नौकरी मिलने के पहले से ही वजन बढ़ रहा था या यह सच में नौकरी के बाद शुरू हुआ। अगर पहले से ही वजन बढ़ रहा था, तो नौकरी इसका कारण नहीं हो सकती। कई बार लोग लॉजिकल फैलेसी की वजह से गलत निष्कर्ष निकाल लेते हैं। पोस्ट हॉक फैलेसी एक ऐसी गलती है जिसमें यह मान लिया जाता है कि अगर एक घटना के बाद दूसरी घटना हुई, तो पहली घटना दूसरी का कारण बनी। जैसे अगर कोई कहे कि मैंने नई घड़ी पहनी और उसी दिन मेरी टीम ने मैच जीत लिया, इसका मतलब मेरी घड़ी लकी है, तो यह फैलेसी होगी। कॉज और इफेक्ट को सही से समझने से हम कई बड़े मुद्दों पर सही निर्णय ले सकते हैं, चाहे वह बिजनेस डिसीजंस हो, हेल्थ से जुड़े सवाल हो या सोशल पॉलिसीज हो। जब भी कोई कॉजल क्लेम किया जाए, तो यह देखना जरूरी होता है कि क्या इसके पीछे स्ट्रांग एविडेंस है या यह सिर्फ कॉरिलेशन भर है। एक अच्छा डिसीजन मेकर वही होता है जो लॉजिक और डेटा की मदद से सही कारणों को समझ पाता है और उनकी सही व्याख्या कर सकता है। दुनिया को समझने और समस्याओं का हल निकालने के लिए वैज्ञानिक तरीका
साइंटिफिक मेथड सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है। यह सिर्फ साइंस की किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि हम इसे रोजमर्रा की जिंदगी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी हम किसी चीज के पीछे का कारण जानने की कोशिश करते हैं, कोई नया सल्यूशन ढूंढते हैं या किसी दावे की सच्चाई परखते हैं, तब हम अनजाने में साइंटिफिक मेथड का उपयोग कर रहे होते हैं। इसे सही ढंग से समझने से हम लॉजिकल और रैशनल थिंकर बन सकते हैं। साइंटिफिक मेथड एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है जो हमें किसी भी समस्या का सिस्टमैटिक और ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन निकालने में मदद करता है। इसका पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन, अवलोकन करना, जिसमें हम किसी घटना को ध्यान से देखते हैं और उससे जुड़े पैटर्न्स को समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि एक प्लांट धीरे धीरे मुरझा रहा है, क्नॉइस। अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कहीं यह पानी की कमी, सूरज की रोशनी की ज्यादा मात्रा या किसी बीमारी की वजह से तो नहीं हो रहा। सही साइंटिफिक अप्रोच वही होती है जिसमें बिना किसी बायस के सिर्फ फैक्ट्स को देखा जाए। दूसरा स्टेप है हाइपोथेसिस, अनुमान लगाना, जिसमें हम एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन देते हैं कि कोई चीज क्यों हो रही है। जैसे अगर कोई स्टूडेंट देखता है कि उसकी क्लास में जो बच्चे रात को जल्दी सोते हैं वे एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाते हैं, तो वह ये हाइपोथेसिस बना सकता है कि जल्दी सोने से स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस बेहतर होती है। हाइपोथेसिस सिर्फ एक अनुमान होता है जिसे प्रूफ या डिसप्रूफ किया जा सकता है। तीसरा स्टेप होता है एक्सपेरिमेंट, परीक्षण करना, जिसमें हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए कंट्रोल्ड तरीके से डेटा कलेक्ट करते हैं। जैसे अगर हमें यह चेक करना हो कि सच में जल्दी सोने से स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस अच्छी होती है या नहीं, तो हमें ऐसे दो ग्रुप्स बनाने होंगे। एक ग्रुप जिसमें स्टूडेंट्स जल्दी सोते हैं और दूसरा ग्रुप जिसमें स्टूडेंट्स देर तक जागते हैं। फिर दोनों की परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जा सकता है। एक अच्छा एक्सपेरिमेंट वही होता है जिसमें वेरिएबल्स को केयरफुल्ली कंट्रोल किया जाए और डेटा को सिस्टमैटिकली डॉट कलेक्ट किया जाए। चौथा स्टेप है एनालिसिस, विश्लेषण करना, जिसमें हम कलेक्टेड डेटा को ध्यान से देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हाइपोथेसिस सही थी या गलत। अगर एक्सपेरिमेंट में यह पाया जाए कि जल्दी सोने वाले स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस सच में बेहतर होती है, तो ये हाइपोथेसिस को सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर ऐसा कोई फर्क नहीं दिखता, तो हाइपोथेसिस गलत भी हो सकती है। डेटा एनालिसिस में ग्राफ्स, चार्ट्स और स्टैटिस्टिकल मेथड्स का उपयोग किया जाता है ताकि सही कंक्लूजन तक पहुंचा जा सके। अंतिम स्टेप होता है कंक्लूजन, निष्कर्ष निकालना और थियरी डेवलपमेंट, सिद्धांत बनाना। अगर कोई हाइपोथेसिस कई एक्सपेरिमेंट्स में बार बार सही साबित होती है, तो उसे साइंटिफिक थियरी के रूप में डेवलप किया जाता है। साइंटिफिक थियरीज पूरी तरह से प्रूवन फैक्ट्स नहीं होती, बल्कि ये बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस होती है जो उपलब्ध एविडेंस पर आधारित होती है। उदाहरण के लिए थियरी ऑफ एवोल्यूशन एक ऐसी थियरी है जो लाखों साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स पर आधारित है, लेकिन फिर भी नई डिस्कवरीज से ये आगे रिफाइन हो सकती है। साइंटिफिक मेथड का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये हर चीज को लॉजिकली और ऑब्जेक्टिवली देखने की आदत डालता है। ये सिर्फ साइंस लैब्स तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे डेली लाइफ में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे अगर किसी को बार बार सिर दर्द हो रहा है, तो वह साइंटिफिक मेथड की मदद से एनालाइज कर सकता है कि इसका कारण क्या हो सकता है। क्या यह डिहाइड्रेशन से हो रहा है, ज्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से हो रहा है, या किसी और कारण से। फिर वह इन फीनक्टर्स को एक एक करके टेस्ट कर सकता है और सही सॉल्यूशन तक पहुंच सकता है। साइंटिफिक मेथड की एक और खासियत यह है कि यह सेल्फ करेक्टिंग होती है। अगर कोई हाइपोथेसिस गलत साबित होती है, तो उसे रिजेक्ट करके नई हाइपोथेसिस बनाई जा सकती है। यही वजह है कि साइंस लगातार इवॉल्व होती रहती है। पुराने समय में लोग मानते थे कि धरती फ्लैट है, लेकिन साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स के बाद यह साबित हुआ कि धरती गोल है। क्रिटिकल थिंकिंग ऑन प्रॉब्लम सोल्विंग के लिए साइंटिफिक मेथड एक पावरफुल टूल है।
ये हमें ब्लाइंड बिलीव्स से बचने, डेटा ड्राइवन डिसीजंस लेने और लॉजिकली सोचना सिखाता है। जब भी कोई नया दावा सामने आए तो उसे बिना सोचे समझे मानने की बजाय साइंटिफिक मेथड का उपयोग करके उसकी सच्चाई को परखना चाहिए। यही तरीका हमें सच और भ्रम के बीच का फर्क समझने में मदद करता है। हर दिन हम अपनी जिंदगी में कई तरह के डिसीजंस लेते हैं। छोटे छोटे चॉइसेस, जैसे कि सुबह क्या खाना है या कौन से कपड़े पहनने हैं, से लेकर बड़े डिसीजंस जैसे कि कौन सा करियर चुनना है, पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं या किसी बड़ी समस्या का समाधान कैसे निकालना है। लेकिन सही डिसीजन लेने के लिए सिर्फ गुड फीलिंग या इंट्यूशन पर भरोसा करना काफी नहीं होता। एक अच्छा निर्णय लेने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग, रिस्क इवैल्यूएशन और लॉजिकल रीजनिंग की जरूरत होती है। अगर हम इन्फॉर्म डिसीजंस लेना सीख लें तो हम जिंदगी में बेहतर चॉइसेस कर सकते हैं और बिना सोचे समझे किए गए डिसीजन से होने वाले रिग्रेट से बच सकते हैं। इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग का मतलब यह है कि हम किसी भी चॉइस को लॉजिकली एनालाइज करें, अवेलेबल इंफॉर्मेशन को ठीक से समझे, संभावित रिस्क्स और रिवॉर्ड्स का मूल्यांकन करें और फिर एक ऐसा फैसला लें जो सबसे बेहतर हो। मान लो कि कोई स्टूडेंट सोच रहा है कि उसे हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना चाहिए या नहीं। अगर वह बिना रिसर्च किए बस इमोशंस के आधार पर डिसीजन ले लेता है तो हो सकता है कि बाद में उसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या दूसरी परेशानियां झेलनी पड़े। लेकिन अगर वह अच्छे से रिसर्च करें, अवेलेबल ऑप्शंस को कंपेयर करें, स्कॉलरशिप, ऑनर जॉब, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोचें और फिर ये एनालाइज करें कि उसका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, तो वह एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकता है। एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए सबसे पहला स्टेप है प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन करना। कई बार लोग बिना पूरी तरह से समस्या को समझे ही कोई निर्णय ले लेते हैं और बाद में उन्हें रियलाइज होता है कि उन्होंने गलत समझा था। मान लो कि किसी को अपनी हेल्थ को लेकर चिंता है और वह सोचता है कि उसे कोई सीरियस बीमारी हो सकती है। अगर वह पैनिक में आकर बिना सोचे समझे कोई महंगा ट्रीटमेंट शुरू कर दे तो ये एक इम्पल्सिव डिसीजन होगा। लेकिन अगर वो पहले सिम्पटम्स को ठीक से एनालाइज करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें और मेडिकल प्रूवन इंफॉर्मेशन को चेक करें तो वह एक इन्फॉर्म्ड और लॉजिकल फैसला ले सकता है। दूसरा स्टेप है अवेलेबल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ऑनर क्रिटिकली एनालाइज करना। आज के समय में इंटरनेट पर बहुत सारी जानकारी अवेलेबल है, लेकिन हर जानकारी सही नहीं होती। जब भी कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेना हो तो मल्टीपल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि कौन सी इंफॉर्मेशन ट्रस्टवर्दी है। जैसे अगर कोई इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा है तो उसे सिर्फ किसी एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पर डिसीजन नहीं लेना चाहिए, बल्कि रियल डेटा को एनालाइज करना चाहिए, पास्ट ट्रेंड्स को देखना चाहिए और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की राय लेनी चाहिए। तीसरा स्टेप है प्रोस और कॉन्स का इवैल्यूएशन करना। हर डिसीजन के कुछ फायदे और कुछ नुकसान होते हैं। अगर हम एक पेपर पर दोनों की लिस्ट बनाकर कंपेयर करें तो डिसीजन लेना आसान हो जाता है। जैसे अगर कोई जॉब स्विच करने की सोच रहा है तो उसे यह देखना होगा कि नई जॉब में सैलरी बेटर है या नहीं, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा होगा या नहीं, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कैसी होंगी और क्या यह लॉन्ग टर्म करियर गोल्स से मैच करती है या नहीं। अगर वह इन सभी फैक्टर्स को ध्यान से देखेगा तो वह इम्पल्सिव डिसीजन लेने के बजाय लॉजिकली सोच पाएगा। चौथा स्टेप है रिस्क असेसमेंट। हर डिसीजन में कुछ ना कुछ रिस्क होता ही है, लेकिन समझदार व्यक्ति वही होता है जो रिस्क को कैलकुलेट करके सही कदम उठाए। मान लो कि कोई नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहा है तो उसे यह देखना होगा कि क्या उसके पास फाइनेंशियल बैकअप है, मार्केट डेवलपमेंट कैसी है, कंपटीशन कितना है और वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या होगा। अगर वह बिना रिस्क एनालिसिस किए बिजनेस शुरू कर दे तो उसे बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर वो सारे रिस्क्स को इवैल्यूएट करके प्लान बनाए तो उसके सक्सेस की संभावना बढ़ जाएगी। पांचवा स्टेप है लॉजिकल रीजनिंग और बायोसेस को पहचानना। कई बार हम इमोशंस या प्री एक्सिस्टिंग बिलीफ्स के आधार पर
डिसीजंस ले लेते हैं जो कि लॉजिकल नहीं होते। मान लो कि कोई व्यक्ति मानता है कि सिर्फ महंगे प्रोडक्ट्स ही अच्छे होते हैं। अगर वह इस सोच के कारण हमेशा महंगे प्रोडक्ट्स ही खरीदता है बिना उनकी क्वालिटी चेक किए, तो ये एक बायस है। एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकर वही होता है जो अपने बायसेस को पहचानना है और डिसीजंस को पूरे लॉजिक और डेटा के आधार पर लेता है। आखिरी स्टेप है एक्शन लेना और उसके रिजल्ट्स को मॉनिटर करना। डिसीजन मेकिंग का मतलब सिर्फ सोच विचार करना नहीं है, बल्कि जो बेस्ट चॉइस हो उस पर एक्शन लेना भी जरूरी है। साथ ही ये भी देखना जरूरी होता है कि डिसीजन का रिजल्ट क्या आ रहा है और क्या उसमें कोई सुधार करने की जरूरत है। जैसे अगर किसी ने कोई नया स्किल सीखने का डिसीजन लिया और कुछ महीनों बाद उसे लगे कि यह उसकी जॉब के लिए यूजफुल नहीं है, तो उसे ओपन माइंडेड होकर अपने प्लान में बदलाव करना चाहिए। इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग सिर्फ बड़े डिसीजंस तक सीमित नहीं है, बल्कि यह रोजमर्रा की जिंदगी में भी बहुत काम आता है। चाहे यह तय करना हो कि कौन सी न्यूज़ सच है और कौन सी फेक, या यह सोचना हो कि कौन सी चीज़ हमारे हेल्थ के लिए अच्छी है और कौन सी नहीं। क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल एनालिसिस की ज़रूरत हर जगह पड़ती है। सही डिसीजंस लेने से न सिर्फ हमारी प्रॉब्लम्स कम होती है, बल्कि हम अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा इफ़ेक्टिवली मैनेज कर पाते हैं और अपने गोल्स को जल्दी हासिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक। समरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।